नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताना है कि आपने कितने स्कोर किए, आपके 50 क्वेश्चंस में कितने सही आंसर आपके हुए, वो आपको बताना है। और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? मैजनी, फिक्टे या रैमजे म्योर या उपर्युक्त सभी? तो अगर हम राष्ट्रवाद के प्रतिपादक की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो जॉन गॉटफ्रेड हर्डर ये इसके प्रतिपादक हैं। और 18वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली थी। ये पीजीटी लेवल का इन्फॉर्मेशन है, टीजीटी वालों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय ये सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र, जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तो ये बताया था कि राष्ट्र केवल जो है भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। लेकिन जब इस आधार पर जब भी मतलब राष्ट्र को समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो सिर्फ क्या मिला? उग्रता, तनाव, यही सब वहाँ देखने को मिला। और अगर हम बात करें कि भाषा को राष्ट्रवाद के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले कौन हैं, तो मैजनी हैं, फिक्टे हैं, रैमजे म्योर हैं, ये तीनों ही हैं। इन्होंने क्या है, भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। ठीक है। और जबकि जॉन गॉटफ्रेड ने क्या बोला था? नस्ल, धर्म, क्षेत्र, भाषा, 4 चीज़ों को इन्होंने बोला था। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि एक चीज मतलब एक धर्म के हर राष्ट्र में देखिए, हर देश में देखिए, मतलब अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, तो ऐसा संभव नहीं हुआ। और जब भी ऐसी बात सोची गई तो उग्रता को ही जन्म दिया। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्योंकि ये तीनों ही राष्ट्रवाद के विकास में भाषा को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। ऑप्शन डी सही, तो सही हो जाएगा आपका। और अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता MK गांधी, नव मानववाद अरविंद घोष, सर्वहारा की तानाशाही VI लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ से तुंग। तो कौन नहीं है? आंसर कीजिए। आप लोग आंसर करते रहिए ताकि आपको भी थोड़ा सा चीज़ों की फिक्सेशन होती रहे। तो अगर हम बात करें नव मानववाद की, तो ये अरविंद घोष की ना हो करके ये किसकी है? MN राय की है। MN राय की है। तो ये ऑप्शन जो है बी, यही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? एक्चुअली यहाँ पर ये होना चाहिए कि किस देश की संसद को संसदों की जननी, सांसदों नहीं होगा यहाँ पर, संसदों होगा, है ना। संसदों की जननी कहा जाता है तो ब्रिटेन है ऑप्शन में, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, भारत है। तो संसदों की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन में संसदात्मक जो है व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदात्मक व्यवस्था में औपचारिक और वास्तविक शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो ये जो है ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं? कौन है प्रणेता? RM गिल ऑप्शन ए, या चेस्टर बर्नार्ड, या कूट्स तथा ओडोनेल, या फिडलर? इन चारों में कौन है? ऑप्शन दीजिए फटाफट। तो अगर हम बात करें तो चेस्टर बर्नार्ड जो हैं, ये हैं जो गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता चेस्टर बर्नार्ड को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है नेतृत्व के 4 प्रकार बताए हैं। नेतृत्व के जो हैं 4 प्रकार के आवश्यक गुण बताए हैं। क्या है? जो जीवन शक्ति, सहनशीलता, निर्णय की क्षमता, ये देख लिए, ये भी जीवन शक्ति, सहनशीलता,
पीजीटी लेवल का है। मैं जिसका लेवल हाई होता है मैं बता देती हूँ, ये पीजीटी लेवल का है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, चेस्ट, और दूसरा उन्होंने दिया था निर्णयन की क्षमता, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, निर्णयन की क्षमता, ठीक है। तीसरे प्रोत्साहित करने की क्षमता, प्रोत्साहित करने की क्षमता, है ना, करने की क्षमता। और चौथे की बात करें तो उत्तरदायित्व तथा बौद्धिक क्षमता, उत्तरदायित्व तथा बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, ठीक है। ये 4 हैं जो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा ये नेतृत्व के 4 आवश्यक गुण बताए गए हैं। जीवन शक्ति, निर्णय की क्षमता, प्रोत्साहित करने की क्षमता और उत्तरदायित्व तथा बौद्धिक क्षमता, ये 4 हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही हो रहा है आपका। 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है। मिटलैंड, वक्कल या लीकॉक या गेटल, किसने कहा। तो अगर राजनीति को विज्ञान दोनों ने नहीं माना है, मिटलैंड ने भी नहीं माना है और बक्कल ने भी नहीं माना, ये दोनों जो है राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं। लेकिन ये कथन, अगर हम कथन की बात करें किसने कहा, तो ये कथन कहा है बक्कल ने। जबकि मिटलैंड क्या कहते हैं, मिटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक को देखता हूँ तो प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं, इसके शीर्षक पर जो है खेद होता है, ऐसा मिटलैंड ने बोला है। जबकि ये जो है किसने कहा है, ये बक्कल ने बोला है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं कौन कौन से हैं। 16 to 20 आते हैं अनुच्छेद, या अनुच्छेद 14 से 18 या 15 से 19 या अनुच्छेद 13 से 17, कहाँ से आते हैं, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका बताइए। तो जो अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो है 14 से 18, ये बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पर, है ना, बी ऑप्शन सही हो रहा है। ये भाग 3 में दिए गए हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये दिए कहाँ गए हैं, भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में दिए गए हैं। और इसमें जो है समता का अधिकार प्रदान किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 14 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है कि भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, अनुच्छेद 14। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो है अनुच्छेद 14 से 18 के आ जाते हैं आपके, क्या है, जो समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक प्रदान करते हैं। देखते हैं अगला। सही कूट का प्रयोग कीजिए। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूरोपियन यूनियन, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूएनओ, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य आईएलओ, वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य एनटीओ। तो कौन किसका है यहाँ सुमित, जो है वैश्विक सदस्यता सामान्य उद्देश्य यूएनओ हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय सदस्यता सीमित उद्देश्य यूरोपियन हो जाएगा। तो वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, यूएनओ हो जाएगा। जबकि क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य ये क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता और एवं सीमित उद्देश्य ये किसका हो जाएगा, एनएटीओ हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा। और अगर वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य की बात करें तो आईएलओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला और चौथा और तीसरा, दूसरा पहला चौथा और दूसरा, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिए हैं। दूसरा पहला और फिर आएगा चौथा तब तीसरा, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये जो ये मैच दिया है ये सही है, ठीक है। देखते हैं अगला। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट
एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? कोफी अन्नान ने, या बुतरस बुतरस घाली ने, या कुर्त वाल्दीम ने, या यू थांट ने? किसने दी? तो 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस किसने दिया था? ये बुतरस घाली ने इन्होंने पेश किया था। ठीक है, सौंपी थी, सुरक्षा परिषद को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन है जीन बोदा, या ह्यूगो ग्रोशियस, या मैकियावली, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ह्यूगो ग्रोशियस को कहा जाता है, और ये एक डच ज्यूरिस्ट थे। ह्यूगो ग्रोशियस एक डच ज्यूरिस्ट थे, तो इन्हीं को माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान समान विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और राज्य और सरकार के सिद्धांतों से होता है? किसने कहा? विलोबी ने कहा, शीले ने कहा, पॉल जेनेट ने कहा, या गार्डनर ने कहा? किसने कहा? तो ये कहा है पॉल जेनेट ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पॉल जेनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 कह रहा है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? गार्डनर, कोल, मैकियावली, अरस्तु? कौन कहता है? तो जो अरस्तु हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अरस्तु का ऐसा मानना है। और अरस्तु क्या कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य से अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है, ऐसा मानते हैं। तो इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अरस्तु के अनुसार मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि कई विचारक होते हैं मनुष्य को क्या मानते हैं? सामाजिक प्राणी मानते हैं, कई राजनीतिक मानते हैं, कई आर्थिक मानते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट ये भी एक नोट करने वाला है कि अरस्तु के अनुसार मनुष्य जो है राजनीतिक प्राणी है और राज्य से अलग ये रह कर के व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को नहीं, अपने जो जीवन के लक्ष्य हैं उसके, उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि मैकियावली क्या है? मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस, अगर जीडीएच कोल की बात करें तो ये क्या है? ये श्रेणी समाजवाद के प्रतिपादक हैं, है ना, प्रवक्ता हैं। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्स हैं, कई बार हमने आपको अपनी प्रैक्टिस में करा रखा है अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब भी वो ऐसा करना चाहे, या जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, या जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, या जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना, कि जो है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और ऐसी वहाँ पर कुछ आवश्यक कार्यवाही करने की, तुरंत कार्यवाही करने की ज़रूरत राज्यपाल को अगर महसूस होती है तो वो ये कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? ऑप्शन है प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। ठीक है, यदि हम हूवर आयोग की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार में क्या था कि प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्यों में परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए इसका गठन हुआ था। और किसके द्वारा किया था? राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा इसको जो है गठित किया गया था। तो इन्होंने यही बताया था कि प्रयोजन का आशय उस अंतिम लक्ष्य से है जिसके लिए किसी संगठन की स्थापना की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो प्रयोजन पर आधारित।
प्रयोजन पर आधारित जो है संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। और प्रयोजन का आशय इन्होंने बताया था कि अंतिम लक्ष्य से है कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी प्रयोजन का आशय प्रयोजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके किसी भी संगठन का। तो प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की इन्होंने बात की थी। कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था? तो कौन सा देश नहीं था? यूएसए नहीं था, यूके नहीं था, तुर्की नहीं था या पाकिस्तान नहीं था? बताइए कौन सा नहीं था। तो अगर हम बात करें तो जो सेंटो का सदस्य जो है यूके भी था, तुर्की भी था, पाकिस्तान भी था, ये यूएसए नहीं था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। वो अपना पत्र किसको संबोधित करेगा? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को या अध्यक्ष को? तो अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहेगा ये उपराष्ट्रपति को देगा और दोनों एक दूसरे को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को देगा, अगर राष्ट्रपति देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, है ना। और अगर इसके अलावा इसका वर्ष जो है 5 वर्ष का होता है, उसके पहले भी ये त्याग पत्र दे सकता है और या फिर इस पे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है अगर ये कोई कार्य संविधान के अनुरूप या संविधान के अतिक्रमण करने पर ऐसा होता है, कुछ संविधान का अतिक्रमण करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया इस पर चलाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है। किसकी नहीं देती है? सशस्त्रीकरण की नहीं देती, तटस्थता की नहीं देती, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें क्या कहते हैं कि ये जो तटस्थता की अनुमति ये नहीं देता है, तटस्थता की अनुमति नहीं देता है क्योंकि सामूहिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी राष्ट्र मिलकर अगर जो कोई संभावित आक्रमण है यानी कि कोई आक्रमण हो रहा है तो उसका विरोध करने के लिए तैयार रहें। और अगर यदि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो सभी राष्ट्र पर आक्रमण वो समझा जाएगा और सभी मिलकर मुकाबला करेंगे। तो तटस्थता मतलब यह कि उससे अलग रहें या कुछ ना बोलें, है ना। तो ऐसा ये नहीं चलेगा, ये अनुमति तटस्थ रहने की अनुमति नहीं देता है। सबको मिलकर के मुकाबला करना होगा, यानी कि एक क्षेत्र पर आक्रमण यानी सब क्षेत्रों पर आक्रमण माना जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यही बताती है। किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था या एम.के. गांधी ने कहा था या जेफरसन ने कहा था या एडम स्मिथ ने कहा था? बताइए किसने कहा था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जेफरसन, है ना। ये जेफरसन सही हो जाएगा। जेफरसन ने कहा था हे ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, उसी पार्टी से थे ये। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो रहा। देखते हैं अगला। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री। तो अगर हम एक ये वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है ना। और धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को दी गई है और विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक सिर्फ विलंबित कर सकती है। ये 3 इसमें पॉइंट हैं कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से जो है ये पेश किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अंतिम शक्ति क्या है, विधानसभा को प्राप्त होती है, विधानसभा में ही पेश किया जाता है ना। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में पेश किया जाता है, केवल विधानसभा में। ठीक है, पेश होता है ये। और अगर हम बात करें कि इसकी अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त होती है और
दूसरी क्या है कि विधान परिषद क्या कर सकती है, विधान परिषद इसको 14 दिन के लिए रोक सकती है। बस इसमें यही 2-3 पॉइंट हैं, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। बताइए, फटाफट बताइए। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का सबसे अभिन्न अंग है और जिसका निर्माण कब किया था? स्थायी आधार पर किया गया है, स्थायी है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया है और इसको ये दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को ये बनाए रखे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि ये सभी जो हैं क्या हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं ये सभी अंग हैं, ये सभी अंग हैं, लेकिन अगर हम शांति और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 25, 33, 31 और 26। तो अगर हम ये बात करें कि मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, तो एक तो वहाँ पर मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और 33 जो हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिलाकर के संख्या कितनी होती है? 34 होती है। 33 + 1 34 संख्या होती है, ठीक है। और अब शुरू में क्या था कि जब हम मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय जब की संख्या कितनी थी, वहाँ पर 7 थी, वहाँ पर इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो टोटल कितने? 8 थे उस समय, ठीक है। और अभी जो है कितनी हो गई है? 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश, तो 34 हो गई, मतलब हाँ 34 हो गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 138। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 137 जो के तहत पुनरीक्षण, अपने जो आदेश का पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि जो निर्णय दिया गया है वो गलत हो गया है, तो वो उसको चेंज कर सकता है, या फिर जो निर्णय दिया गया है तो किसी पक्ष के संप्रति कुछ नया मामला या कोई नई चीज़, कोई नया फैक्ट अगर प्रकाश में आता है, तब भी वो अपना उसको डिसीजन चेंज कर सकता है। तो इसको अनुच्छेद 137 के अंतर्गत ये शक्ति मिली हुई है। और अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका कहाँ पर प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय का 124 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जो है ये भाग 5 में है, 124 से 147 के बीच में जो है इसके न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है। कहाँ से? 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। और अगर हम भाग की बात करें कि संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 5 में बताया गया है, भाग 5 में बताया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों के वेतन और न्यायाधीशों की संख्या या सेवा शर्तें, इन सब की बात करें तो इसका जो है इसमें चेंजेस करने का या इसका जो भी है इस मामले में डिसीजन लेने का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, वो आप नोट कर लेंगे। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखते हैं। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों को चयन करता है, उम्मीदवारों से अपनी सूची बना सकता है, जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों को प्राथमिकता इंगित करता है। तो सूची प्रणाली में क्या होता है कि एक पूरे क्षेत्र को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में देखा जाता है, और क्या होता है कि दल जो है
जितनी सीटें होती हैं सभी दल उतने उतने उम्मीदवारों की जो है प्रेफरेंस बेसिस पे पहले चुनाव के पहले ही वो नाम घोषित कर देते हैं, यानी कि एक सूची बना लेते हैं। और तो इसमें क्या होता है कि जो मतदाता होता है वो एक मत देता है और पूरी सूची को देता है, बाकी प्रेफरेंस बेसिस पर उनके नाम वहाँ पर घोषित किए रहते हैं। तो जितनी सीटें उनको पार्लियामेंट में जितने परसेंट सीट मिलते हैं, परसेंट वोट मिलता है, उतनी जो है सीटें उनको पार्लियामेंट में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। अगर सूची प्रणाली के बारे में और डेप्थ में जानना है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं सूची प्रणाली पर, तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण के रूप में बताया है? किसने कहा है कि पंथ निरपेक्षता का आशय है कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण मिले? तो किसने कहा है ये? महात्मा गांधी ने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है, या बी एन राव ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है? किसने कहा है? तो जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो है सभी धर्मों को जो है राज्य के द्वारा समान संरक्षण मिलना चाहिए। और ये जो है पंथ निरपेक्षता शब्द जो है, अगर इसकी हम बात करें तो ये 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में जो है में भी धर्म को मानने की, विश्वास की, है ना, इन सब की स्वतंत्रता प्रदान, आचरण करने की, और किसी भी धर्म को मानने की, उसको फॉलो करने की, इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रस्तावना में भी इसका जिक्र किया गया है। अगर 42 संशोधन की बात करते कब हुआ, तो ये 1976 में हुआ था, आपातकाल के दौरान ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक में, या द लॉज में, या स्टेटमेंट में, या पॉलिटिक्स में? किसमें किया है? तो अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है कहते हैं कि एक मिश्रित राज्य या संविधान में राजतंत्र और प्रजातंत्र का सम्मिश्रण रहता है, दोनों का सम्मिश्रण रहता है, और ऐसा जो है मिश्रित राज्य ही स्थायी हो सकता है और विकास का प्रेरक तत्व बन सकता है, ऐसा जो है अरस्तु का मानना है। और इन्होंने अपना जो है ये मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किसमें किया था? ये किया था द लॉज में। ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, द लॉज में इन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह? किसने कहा था? तो ये के टी शाह द्वारा कहा गया है। ठीक है, के टी शाह ने ये कथन कहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग थके तो नहीं? देखिए, बिना कंफर्ट जोन से निकले तो कुछ होना नहीं है, तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, है ना। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है? ऐतिहासिक उपागम, तुलनात्मक उपागम, विधि संस्थागत उपागम, या राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम? तो जो ये विधि संस्थागत उपागम है, ये क्या कहता है कि राज्य का कार्य कानून बनाना और उन्हें लागू करना है, सिर्फ इतना ही है। इसमें सामाजिक, इस जो विधि संस्थागत उपागम में सामाजिक और आर्थिक शक्तियों को भुला दिया जाता है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक अव्यय संस्थान है, एक वर्ग है, एक यंत्र है, एक सुरक्षा कंपनी है। तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत
राज्य को क्या मानता है? एक यंत्र मानता है। ठीक है, एक यंत्र मानता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन है बोधा, लॉक, रूसो या ऑस्टिन। कौन है? तो अगर हम बात करें तो विधिक सिद्धांत, जो संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं, तो ये ऑस्टिन है। ठीक है, ये प्रभुसत्ता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या इसके वैधानिक अथवा विधिशास्त्रीय रूप में देखी जा सकती है ना। अगर देखें कि श्रेष्ठतम रूप से कान में जो इसकी किसने व्याख्या की है, तो इस शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या जो है ऑस्टिन के द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ऑस्टिन जो है, उसके पहले वैसे बोधा ने दिया था ये अवधारणा। सबसे पहले बोधा, संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले बोधा द्वारा दी जाती है, बट ऑस्टिन ने इसकी बहुत एकदम सर्वोत्तम व्याख्या की है। इसकी सबसे अच्छी व्याख्या ऑस्टिन के द्वारा की गई है। तो ये इसी जो है जनक माने जाते हैं ऑस्टिन महोदय। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है? कौन सा सिद्धांत ऐसा मानता है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, या शक्ति सिद्धांत, या ऐतिहासिक सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत मानता है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है कि जो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। और ये कहता क्या है कि जिन कारणों से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ये कारण जो है बहुत समय से पहले से ही सक्रिय थे, अस्तित्व में थे, और जैसे जैसे जो है समाज जटिल बनता चला गया, वैसे वैसे इस राज्य की आवश्यकता बनती गई और आवश्यकता के अनुसार इस राज्य का निर्माण हुआ है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत जो है क्रमिक प्राप्ति की बात करता है, और ये कहता है कि रातों रात या एक दो दिन में राज्य नहीं बन गया है। इसका ये हजारों वर्षों का समय लेकर के इसका क्रमिक विकास हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, या संप्रभुता राज्य में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, या संप्रभुता सरकार में निवास करती है, उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, या संप्रभुता नागरिकों में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है? तो संप्रभुता जो है राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। तो संप्रभुता को जो है राज्य का अनिवार्य लक्षण माना गया है, और ये एक व्यक्ति में चाहे निवास करे, चाहे जो है किसी समूह में निवास करे, इसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं और सब पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है। किसने कहा? वुड्रो विल्सन ने कहा, वार्कर ने कहा, या ब्लंटसली ने कहा है, या लॉर्ड ब्राइस ने कहा है? तो ये कथन जो है ब्लंटसली द्वारा कहा गया है। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, जो है ये कहा गया है ब्लंटसली द्वारा। जबकि वुड्रो विल्सन कहते हैं विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूमि प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है। ठीक है, विधि के रूप में ये क्या कहते हैं, इनके भी काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य के बारे में विधि, लेकिन बट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है क्या है कि राज्य संबंधी पर जो आधुनिक समय में प्रेजेंट टाइम में जो राज्य संबंधी परिभाषाएं दी गई हैं, तो इसमें ये महत्वपूर्ण परिभाषा है ब्लंटसली की। लेकिन वुड्रो विल्सन की भी देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध, विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूमि प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है।
ठीक है, ये किसके द्वारा है? ये वुड्रो विल्सन के द्वारा दी गई है। तो राज्य के संबंध में जो आधुनिक परिभाषा है ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये ब्लंटस्ली की ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में किसका राज्य संबंधी कोई विचार नहीं है? जो निम्न में से किसका राज्य संबंधी कोई विचार नहीं है? श्रमिक संघवाद का, मार्क्सवाद का, श्रेणी समाजवाद का, फेबियनवाद का। तो ये तो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा कि मार्क्सवाद का राज्य संबंधी कोई विचार नहीं, बल्कि ये कहते हैं ऐसे आदर्श समाज की जो है परिकल्पना करते हैं कि जो वर्ग विहीन हो और जिसमें राज्य नाम की चीज़ ही ना हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें श्रेणी समाजवाद की, तो कौन है इनके? GDH कोल है ना। GDH कोल कौन है? इनके प्रतिपादक हैं। अगर हम फेबियनवाद की बात करें तो ये हैं, इसके हो जाएंगे सिडनी वेब हो जाते हैं। जबकि श्रमिक संघवाद के कौन होंगे? जॉर्ज सोरेल हो जाएंगे। ठीक है, जॉर्ज सोरेल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियाँ, या शासक एवं शासित के बीच संबंध, या सरकार के विभिन्न संस्थानों के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन, उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या जो है इसमें निश्चित किया जाता है? ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि CF स्ट्रॉन्ग, जो CF स्ट्रॉन्ग है ना, CF स्ट्रॉन्ग के द्वारा ये क्या कहते हैं, इनकी दी गई इनका कथन है कि उन सिद्धांतों का संग्रह, संविधान जो है उन सिद्धांतों का संग्रह कहा जा सकता है जिसके अनुसार शासन की शक्तियों, शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समायोजित होते हैं। तो देखिए इनकी परिभाषा में तीनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे है संप्रभुता मूलक संकट का सिद्धांत था। संप्रभुता जो है मूलतः संकट का सिद्धांत था। यह मत किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया? जॉर्ज केटलिन ने, H.J. लास्की ने, वाल्टर लिपमैन ने, या एच क्रेब ने? किसने किया? तो अगर हम बात करें तो H.J. लास्की ने ये सिद्धांत जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और अपनी पुस्तक किसमें किया था? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में किया था। इनकी पुस्तक है ना, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने क्या किया था कि एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की थी इस बुक में, और कहा था कि 20वीं शताब्दी में, अगर 20वीं शताब्दी की जो परिस्थितियां देखें, आज की जो परिस्थितियां हम देखें, तो इसमें अगर हम एकलवादी संप्रभुता की जो बात करते हैं, एकलवादी संप्रभुता की अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक विनाशकारी सिद्धांत है। इन्होंने ऐसा बोला था इन्होंने कि संप्रभुता इसमें जो है सुटेबल नहीं है ऐसी परिस्थितियों में। तो लास्की ने एकलवादी संप्रभुता को जिस हद तक ऐतिहासिक जो है, इन्होंने बोला था कि ये जो एकलवादी संप्रभुता है ये ऐतिहासिक, यानी कि पिछले समय में, भूत समय जो हमारा पास्ट समय है उसमें कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी उस समाज में, तब ये जो है एकलवादी संप्रभुता उस समय आई। लेकिन अभी आज की परिस्थितियों को देख करके इसकी ज़रूरत नहीं है और ये एक विनाशकारी सिद्धांत है, ऐसा इन्होंने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसने स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया? J.S. मिल ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कार्ल पापर ने या फिर T.H. ग्रीन ने? तो आप सभी को पता होगा कि J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, ये दोनों क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। लॉक भी इसी में आ जाते हैं, है ना। अगर हम लॉक की बात करें तो ये भी इसी में आ जाते हैं।
और लेकिन अगर हम टी.एच. ग्रीन की बात करें तो ग्रीन जो है सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और ये इनकी परिभाषा में इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि वो कार्य करने चाहिए जो कार्य करने योग्य हो, और उन चीज़ों का जो है उपभोग करना चाहिए जो उपभोग करने योग्य हो, और ऐसे कार्य जो दूसरों के साथ रहकर मतलब दूसरों के साथ भी कर सकें और उनका आनंद ले सकें, ऐसी इन्होंने परिभाषा दी है। तो टी.एच. ग्रीन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। और ये तीनों जो हैं क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समानतावादी विधि के समक्ष समानता को समानता का मूल्य बनाए रखने के लिए अपर्याप्त पाते हैं। जो समानतावादी हैं तो ये क्या है, विधि के समक्ष समानता को समानता का मूल्य बनाए रखने के लिए अपर्याप्त मानते हैं। उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना है? क्या कारण मानते हैं कि जो समानता की अधिकार तो दिया गया है, लेकिन ये जो है समानता के मूल्य बनाए रखने में अपर्याप्त है। जो भी अधिकार मिले हैं, जो समानता हम लोगों को दी गई है, उन मूल्यों को ये नहीं मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। किसने? तो कौन सा कारण माना है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? ऑप्शन देखते हैं। या व्यक्तियों के बीच के अंतरों को ध्यान में नहीं रखता है, या लोगों द्वारा धारित असमान संसाधनों और परिसंपत्तियों को ध्यान में नहीं रखता है, या इस पर ध्यान नहीं देता है कि कतिपय प्रतिभाएं और कौशल आपातता पूर्वक धारण की गई हैं, है ना। चौथा है, या इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि उत्पादन के साधन कुछ हाथों में संकेंद्रित होते हैं जो उनके स्वामित्व धारकों पर बृहत प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन जी है, ये डी जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कल्याणकारी राज्य के उदय होने के बाद क्या हुआ है कि अपेक्षाकृत जो है अधिक समानता मतलब सब लोगों को समान माना गया है, समानता हमारे समाज में अधिक आई है। लेकिन फिर भी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और धन, ये सब इन सब को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप सभी भी इसी समाज में रहते हैं और सारी चीज़ों को अनुभव करते होंगे, है ना। और इसमें क्या है कि एक तरफ राज्य जो है समानता की बात करता है, दूसरी तरफ ये अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें तो इसमें आर्थिक असमानताओं को भी मान्यता देता है। तो और वहीं पर उसी से ये बात जो है निकल के आती है कि ये इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि कुछ जो है उत्पादन के साधन कुछ हाथों में संकेंद्रित होते हैं और वो उनके स्वामित्व धारकों पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं, यानी कि उनका अलग स्टेटस मेंटेन करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? तो कौन सा करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, या उदारवादी राज्य का सिद्धांत, या फिर समाजवादी राज्य का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? कौन करता है? तो जो है उदारवादी ऐसा मानते हैं, उदारवादी सिद्धांत जो है ऐसा मानता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। ये राज्य को रात्रि के पहरेदार के रूप में जो है देखते हैं। ये क्या है, जॉन बोदा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी। कहाँ से ली थी? मैकियावली से, फ्रांस के धार्मिक युद्धों से, हॉब्स से, या ऑस्टिन से। तो जो बोधा की संप्रभुता की संकल्पना है ये फ्रांस के धार्मिक युद्धों से इन्होंने ली थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है? किसने कहा है? तो हेराल्ड लास्की यहाँ पर ऑप्शन है, मैकाइवर है, और लॉर्ड ब्राइस है ना, और लॉर्ड एक्टन है। तो ये जो है लॉर्ड ब्राइस द्वारा ये सेंटेंस कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था जो है दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है। ये लॉर्ड ब्राइस द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यह परिभाषा दी? संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है एक दृष्टिगोचर संप्रभुता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण।
वह शक्ति संसद हो या अथवा जार, है ना, किसने कहा है ये? तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले कौन कौन है यहाँ। लिकाक, सीले, डायसी और डेविड ईस्टन। तो ये जो है कथन कहा गया है डायसी द्वारा, ठीक है, क्योंकि बहुत से देश क्या है, ये एकात्मक शासन विद्यमान है। कौन कौन से देशों में, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, इन सब में क्या है, एकात्मक शासन विद्यमान है। और इनकी अगर हम मुख्य विशेषता करें तो केंद्रीय शासन के जो है कुछ हाथों में या केंद्र में ही सारी शक्तियाँ जो हैं ये केंद्रीकरण होती हैं। और तब इन्होंने डायसी क्या बताते हैं कि सर्वोच्च विधायी सत्ता का एक केंद्रीय शक्ति द्वारा स्वाभाविक प्रयोग इसका विशिष्ट लक्षण है। यानी कि जो है शक्तियाँ का केंद्रीकरण, किसी एक सत्ता में जो है सारी शक्तियाँ केंद्रीकृत हो जाएं, तो उसी के बारे में डायसी ने बोला है। और ये विचार जो है डायसी द्वारा दिया गया है। एकात्मवाद के बारे में इन्होंने ऐसा बताया है। निम्न में कौन सा एक अध्यात्मात्मक सरकार का लक्षण है? संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता या कार्यकारिणी की सर्वोच्चता, किसका है? तो इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन है आपका संविधान की कठोरता सही हो रहा है। क्योंकि अगर हम जो है इस शासन प्रणाली के अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण देखें तो कार्यपालिका की अवधि निश्चित होती है इसमें, है ना, जो अवधि होती है वो निश्चित होती है। अपने यहाँ क्या होती, निश्चित नहीं होती, कभी भंग हो सकती है ना। और कार्यपालिका की अवधि यहाँ पर निश्चित होती है। और कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित रहती हैं, है ना, राष्ट्रपति में जो है शक्तियाँ केंद्रित रहती हैं। राष्ट्रपति में शक्तियाँ केंद्रित रहती हैं। कौन सी? कार्यकारिणी, ठीक है। कार्यकारिणी शक्तियाँ जो है किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और संविधान की कठोरता, है ना, संविधान की कठोरता भी इसका क्या है, लक्षण है। तो यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पर आ गया 3 प्रमुख लक्षण होते हैं इसके, तो ये हो गए। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। अच्छा, ये जो है मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है और कुछ प्रिंटिंग में भी गलती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है? कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय, प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायित्व या जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना या शक्तियों का पृथक्करण। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय होता है, संसदात्मक जो है व्यवस्था होती है जैसे कि अपने यहाँ है। और प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये भी होता है, ठीक है। जो जनता से निर्वाचित होकर आते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और साधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, ये भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि जब ये प्रचार करने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो ये जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन डी आपका वहाँ पर सही हो रहा है। अगला देखते हैं। निम्न में संघात्मक व्यवस्था का अधिकृत विद्वान किसे माना जाता है? C.F. स्ट्रीम को, H. फाइनर को, A.H. ब्रिच को या केसी वियर को, किसको मानते हैं? तो अगर हम देखें, बात करें इनकी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है, केसी वियर, है ना। तो इनको जो संघात्मक व्यवस्था का अधिकृत विद्वान माना जाता है, किसे? केसी वियर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है यहाँ पर। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है, या अध्यक्षात्मक शासन में प्रतिनिधित्वात्मक स्वरूप का अभाव होता है, यह व्यवस्था सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करती है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है?
ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बीच संघर्ष होता है ना, क्योंकि इनके जो है सामंजस्य नहीं होता है इनके बीच में, तो संघर्ष होता रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा जनमत का अधिकरण है? ऑप्शन है प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, सार्वजनिक मंच। कौन कौन सा है? तो जैसे कि जनमत का अधिकरण अगर हम माने तो प्रेस भी है ना, राजनीतिक दल भी है, ये जाते हैं वोट मांगने, जनता को पॉलिसी अपने एजेंडे के बारे में बताते हैं, या फिर जो दूसरी सरकार है उसकी गलतियों को बताते हैं। तो एक प्रकार से अब जो है ये भी जनमत का अधिकरण है। सार्वजनिक मंच जो होते हैं ये भी हैं, बस इसमें जो सी है ये नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, न्यायपालिका जनमत का अधिकरण नहीं है, तो देख लेते हैं पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जनमत अधिकरण की अगर हम बात करें तो कौन कौन से और होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर प्रेस दिया गया, राजनीतिक दल दिए गए हैं, सार्वजनिक मंच दिया गया है ना। अगर और देखें तो समाचार पत्र उसी में आ जाते हैं, प्रेस के अंदर। रेडियो दूरदर्शन आ जाएगा आपका, रेडियो दूरदर्शन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? प्रचार, जो प्रचार होते हैं तरह तरह के पार्टियों वगैरह के, वो आ जाते हैं। राजनीतिक दल वहाँ पर दिया हुआ है। जो है विधायी निकाय होते हैं, विधायी निकाय होते हैं, ये भी आ जाते हैं इसी के अंतर्गत। शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं, शिक्षा संस्थाएं होती हैं, ये भी आ जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी कुछ आपके ऑप्शन में दी गई हैं, जैसे सार्वजनिक मंच हो गया, राजनीतिक दल हो गया, प्रेस हो गया, और प्रेस के अंतर्गत समाचार पत्र आ जाए, पत्र पत्रिका, ये सारे आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? किसने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये वास्तव में सार्वभौमिक है ही नहीं? तो ये कहा गया है गिलक्राइस्ट के द्वारा, है ना। गिलक्राइस्ट महोदय ये कहते हैं। उपर्युक्त कथन जो है इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है, जिसमें कौन दलों को विचारों का दलाल मानता है? निम्न में से, यहाँ होना चाहिए निम्न में से। ठीक है, निम्न में कौन दलों को विचारों का दलाल मानता है? ठीक है, विचारों का दलाल कौन मानता है? दलों को, जो राजनीतिक दल होते हैं। ब्राइश मानते हैं, या वर्क मानते हैं, या लासवेल मानते हैं, या लावेल मानते हैं? कौन मानता है? तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा। लावेल महोदय ऐसा मानते हैं, विचारों का दलाल। इसको जैसे यहाँ पर भी ला दो है, तो ऐसे यहाँ पर भी है ला और ला दो है। इससे आप इसको जोड़ सकते हैं, हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं कि हाँ, विचारों का दलाल लावेल। थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी लर्न होंगी और लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट किया करें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक आप लोग बने हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, सक्सेस आपकी निश्चित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित विद्वानों में किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? किसका है? लिपमैन का है, लॉर्ड ब्राइस का है, या लावेल का है, या जो है LW डॉब का है? किसका है? तो ये जो लिपमैन है ये मानते हैं कि जनमत निर्माण के तथ्य को उस परिवेश से ये जोड़ के देखते हैं जिसमें कि लोग रहते हैं। ये क्या है, इनके विचार में व्यक्ति के राजनीतिक विचारों का निर्माण काफ़ी सीमा तक जो उसकी जानकारी होती है तो उससे होता है। और उसकी जानकारी कहाँ से होती है? जो उसके आसपास परिवेश होता है, जिस पर्यावरण में वो रहे। पर्यावरण का मतलब यहाँ प्रकृति से मत ले लेना, वो जो है एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों से मत लेना। इसका पर्यावरण का मतलब हो रहा है यहाँ परिवेश से हो रहा है कि मनुष्य जिस परिवेश में रह रहा है। ठीक है, तो उससे यहाँ पर मतलब है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य जिस परिवेश में रहता है और उस परिवेश से जो चीज़ें सीखता है
और जितनी उसको नॉलेज होती है उसी आधार पे क्या होता है, विचारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये लिपमैन का मानना है। इन्होंने पर्यावरण को मतलब प्रमुख भूमिका दी है, महत्वपूर्ण माना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो खुशी मनाइए कि आपने कंप्लीट किया। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो आपने आज का टारगेट पूरा किया है। निम्नलिखित में कौन सा एक जॉन ब्लॉन्डेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है? तो कौन है, संस्थागत दबाव समूह है, या संरक्षात्मक दबाव समूह है, या उत्थानात्मक दबाव समूह है, या उपरोक्त कोई नहीं? तो अगर हम ब्लॉन्डेल के सामुदायिक दबाव समूह की बात करते हैं तो देख लेते हैं पहले इनका दबाव समूह। ठीक है, इनका हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा क्या होता है। सांप्रदायिक, इन्होंने 2 दबाव समूह को प्रथमतः, देखो उपवर्ग की बात हो रही है, यहाँ पर उपवर्ग की बात हो रही है, तो प्रथमतः इन्होंने सांप्रदायिक, फर्स्टली क्या किया इन्होंने, सांप्रदायिक दबाव समूह, है ना, दबाव समूह, और संसर्गात्मक दबाव समूह पर जो है इन्होंने फर्स्टली 2 भागों में इन्होंने किया है डिवाइड। उसके बाद इन दोनों को अगेन इन्होंने 2 भागों में किया है। तो जिसमें कि कौन सा है इसमें, इस संरक्षणात्मक है ना, और उत्थानात्मक, जबकि सांप्रदायिक दबाव समूह को अगर हम बात करें तो इनको अगेन इन्होंने सांप्रदायिक या सामुदायिक, इसमें आप मतलब बिल्कुल भी आपको परेशान मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से कोई भी पूछ लेगा, सामुदायिक पूछ सकता है या सांप्रदायिक भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सामुदायिक पूछा गया है, कभी सांप्रदायिक भी पूछ सकता है। तो इनको इन्होंने अगेन 2 में किया है, एक प्रथागत किया है, दूसरा क्या किया है, दूसरा इन्होंने किया है संस्थागत। ठीक है, प्रथागत, संस्थागत, संरक्षात्मक और उत्थानात्मक, और सांप्रदायिक और संसर्गात्मक जो है ये 2 हैं मेन, और इनके उपवर्ग यानी कि इनके सब डिवीज़न ये 2 हैं। तो यहाँ पर क्या इन्होंने पूछा है, सामुदायिक। देखिए सामुदायिक के अंतर्गत क्या आ रहा है, संस्थागत और प्रथागत। यहाँ पर संस्थागत दिया गया तो ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप एक क्वेश्चन से सारी चीज़ें समझ लेंगे, और सारी चीज़ें समझ के फिर उसमें से कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो जो वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड अब आपका काम क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।